वंदे मातरम। सत्ता के टेम्परेचर में आपका स्वागत है। मैं हूं परविंदर गोस्वामी और आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। सियासत में कई बार कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में पिछले कुछ समय से कई सरकारी डॉक्टर अपनी सेवाओं से गायब थे। आखिर सरकार ने उन्हें सेवाओं से हटाने का फैसला ले लिया। उत्तराखंड की भौगोलिक विषमता और खासकर कोरोना के संकट के समय डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्य सेवाओं की बड़ी जरूरत महसूस की गई। इसी तरह शासन ने लापरवाही बरतने वाले कुछ इंजीनियरों पर भी बड़ी कार्रवाई की है। उसके अलावा जिस तरह डॉक्टरों पर यह कार्रवाई हुई है और इंजीनियरों पर यह कार्रवाई हुई है, कहीं ना कहीं कड़ा संदेश देने की एक मैं कहूंगा कोशिश है, क्योंकि लगातार स्वास्थ्य सेवाओं पर उंगलियां उठती रही है। और उत्तराखंड के अंदर ये खासकर अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के अंदर जो पहाड़ पर डॉक्टरों के जाने की समस्या है वो लगातार बनी रहती है। उसे देखते हुए जिस तरीके का ये निर्णय हुआ, उसी पर सत्ता का जो टेम्परेचर है, जो मिजाज है, वहां गर्म है और उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। उससे पहले पेश है एक खास रिपोर्ट। आखिर उत्तराखंड सरकार ने एक कड़ा फैसला लिया है। राज्य में अपनी सेवाओं से लंबे समय से गायब चल रहे 81 डॉक्टरों की सेवा समाप्ति के निर्देश दिया गया है। यह सरकार का बड़ा कदम है। बेशक ये डॉक्टर सरकारी सेवा से हटने के बाद अपनी निजी प्रैक्टिस कर सकते हैं और इनका निजी जीवन शायद बहुत प्रभावित ना हो, लेकिन इस आदेश के अपने संदेश हैं। डॉक्टरी पेशे को मानवीय रूप से देखा जाता है और चिकित्सक में लोग भगवान का रूप भी देखते हैं, लेकिन इसी पेशे को लांछित करते हुए कुछ चिकित्सक अपनी सेवाएं नहीं देते। कई चिकित्सक अस्पतालों से गायब हो जाते हैं और कई बार चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस करने की शिकायत मिलती है। सरकार और समाज एक चिकित्सक को तैयार करने के लिए अपना बहुत कुछ देता है। एक चिकित्सक से यही अपेक्षा की जाती है कि वह मेडिकल की पढ़ाई करके समाज के लिए अपना काम करे। डॉक्टरी की पढ़ाई में कई तरह की सहूलियतें दी जाती हैं, लेकिन डॉक्टरों की डिग्री हासिल करने के बाद कुछ डॉक्टर इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं। ना वो किसी गांव कस्बों में जाने को तैयार होते हैं और अगर ऐसी जगहों पर नियुक्ति हो भी जाए तो अपने काम में रुचि नहीं दिखाते हैं। उनका रुझान अपनी निजी प्रैक्टिस पर रहता है या फिर वे विदेश जाने के लिए ललायित रहते हैं। खासकर उत्तराखंड में यहाँ की भौगोलिक विषम स्थिति को देखते हुए बेहतर चिकित्सा सेवा की दरकार रही है। उत्तराखंड राज्य को आदर्श राज्य बनाने की कल्पना में यह सपना संजोया गया था कि दूर दराज के इलाकों में भी चिकित्सा सेवा बेहतर होंगी। गांव कस्बों में डॉक्टर होंगे, लोगों को इलाज के लिए शहरों में भटकना नहीं पड़ेगा। ऐसे समय जब कोरोना का संकट पसरा हो, तब सीमांत दूर दराज के इलाकों में अस्पताल और डॉक्टरों की कमी महसूस की गई है। अफसोसजनक बात है कि राज्य में पिछले कई समय में कई डॉक्टर गायब चल रहे थे। अब इनकी सेवा समाप्ति से जुड़े प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया है। सरकार लंबे समय तक इस मामले में अनदेखी नहीं कर सकती थी। गायब डॉक्टरों के मामले को ढोया नहीं जा सकता था। ये सभी चिकित्सक प्रांतीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के हैं। चिकित्सक जब से विभाग में अनुपस्थित चल रहे हैं, उसी तिथि से उनकी सेवा समाप्ति मानी जाएगी। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ नीरज कोहली जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उत्तराखंड से। आपका स्वागत है। और हमारे साथ प्रदीप कुकरेती जी भी हैं, उत्तराखंड से ही। आपका भी स्वागत है। प्रदीप कुकरेती, अगर मैं बात करूं डॉक्टरी सेवाओं की, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं हर बार उत्तराखंड का जब नाम आता है तो ये बात आती है कि पहाड़ों पर डॉक्टरों की कमी है। लगातार इस बात को उठाया जाता है और लगातार कहा जाता है। ऐसे में बहुत बार ये भी कोशिश हुई कि कैसे डॉक्टर वहाँ जाए। अगर हम बात करें 2017 की, तो 1075 के लगभग डॉक्टर थे और अब 2100 डॉक्टर हैं। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो पहाड़ पर चढ़ना नहीं चाहते, पहाड़ पर जाना नहीं चाहते, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग बातें बताते हैं। यहाँ तक कि कुछ ऐसे युवा भी हैं जो पास हुए हैं, जिनके बोन में है कि वहाँ जाएंगे, आप काम करेंगे, लेकिन वो भी वहाँ नहीं जाते। सरकार के इस तरीके के निर्णय को आप कैसे देखते हैं और ये निर्णय किस तरह से इस मैं कहूँगा मानसिकता को बदलेगा कि जो डॉक्टर हैं वो पहाड़ पे जाएं? जी प्रदीप जी। निश्चित रूप में ये बड़ा दुखद विषय है कि प्रत्येक उत्तराखंड राज्य की मांग इसलिए की गई थी कि हम लोग अपने ही जो भौगोलिक दृष्टि से जो प्रकार जो हमारे 8-9 जिले, विशेषकर 9.5 जिले जो पहाड़ से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे। हमारे पास जल जंगल जमीन थी तो उस सब चीज़ को लेके हम करते। लेकिन जो इन पिछले 20 सालों का जो हमें अनुभव मिला, मुझे दुख इस बात का है कि
डॉक्टरों का जिस प्रकार से कुछ जो वहाँ पे उपस्थिति ना देना, क्योंकि कहीं भवन है तो डॉक्टर हैं तो कहीं भवन नहीं है, दोनों है तो कहीं दोनों जगह है तो कहीं कहीं इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो लेकिन डॉक्टरों की आप ये देखिए, डॉक्टर को भगवान का रूप माना गया है। अगर डॉक्टर उस जिम्मेदारी से आप अगर उसको नहीं करना चाहते हैं तो आप या तो इस्तीफा दें, लेकिन ऐसे ही जो स्थिति, तो ये बड़ी कार्रवाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो स्वागत योग्य कदम है। लेकिन एक सत्यता ये भी है कि जो डॉक्टरों से एक दो बार हमारी बात हुई है, यहाँ तक कि मेरी डीजी हेल्थ वो रिटायर्ड हो चुके हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जोशी जी, मेरे ख्याल से जोशी जी से मेरी बात हुई थी, तो उनका कहना यह था कि हमारे को जिस जिले में या इस इंटीरियर में हमारी पोस्टिंग होती है वहाँ पे सुविधाओं की कमी रहती है। उनका सुविधाओं से मतलब था कि शायद स्कूल या जो इस तरह के जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो सिटी में या आसपास जो एनवायरनमेंट में होना चाहिए वो नहीं था। तो हमने ये कहा कि आप पहले अपने जो वो है वो तो आपको विकल्प पहले ही दिया गया है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर उस पुलिस वाले को नहीं लगता जो पुलिस वाला वहां पे है, यही मैं कहने जो वहाँ प्रशासनिक आदमी वहां पे है या जो नेता वहां पे है या जो वहां के लोग हैं, वो सुविधाएं फिर उनके लिए नहीं है। मानक तो सभी के लिए वहां बराबर है ना। जब आपने शासन के अंदर ज्वाइनिंग की है, जब आपने नौकरी के लिए वहां अप्लाई किया है, तो वहां ये तो होगा ना कहीं कि ऐसी परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ सकता है। तो इस तरीके की बातें कर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जी प्रदीप जी। वो कई मील चल के और उस स्कूल में पढ़ाने जाते थे और फिर वापस अपने घर आते थे। उन्होंने भी वो शिक्षा दी जहां से आज जो है अनिल डोभाल जैसे लोग, हमारे बिपिन रावत जैसे लोग निकले हैं। और दुख इस बात का है कि आज हम लोग इतने सुविधाजनक हो गए हैं, या तो आप उसको ज्वाइन ही मत करो। आपने तो किसी न किसी एक बच्चे का, किसी डॉक्टर का अधिकार छीन लिया उस नौकरी से। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मनसा को बदलने की आवश्यकता जरूर है। जी बिल्कुल, मंशा को बदलने की आवश्यकता है, लेकिन मनसा कैसे बदली जाए? हमारे साथ नीरज कोहली जी भी है। नीरज, अगर हम बात करें, डॉक्टर भगवान का रूप है और लगातार इस बात को साबित भी किया है। जिस तरह कोरोना की इस महामारी में डॉक्टरों ने काम किया है, पुलिस ने काम किया, हर किसी के लिए एक उन्होंने संदेश दिया है कि वास्तव में जो कहा जाता था वैसा ही कार्य देखने को मिला है। लेकिन कुछ जगह अगर हम देखें तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस तरीके की लापरवाही करते हैं और अपने पेशे के साथ हम कहेंगे कोताही बरतते हैं, जिसके कारण बहुत सारे लोगों को जो समय पर चिकित्सा सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती और इस तरह कुछ घटनाएं सामने आ जाती है। ऐसे में इस तरीके का जो आदेश हुआ है वो एक अपने आप में मैं कहूंगा कड़ा कदम तो है ही है, लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें उत्तराखंड के अंदर, कहीं ना कहीं एक नियम यह भी होना चाहिए कि जो बच्चों को हम पढ़ने के लिए सब्सिडी की बात कर रहे हैं उसमें भी इस तरीके के नियम लागू करने चाहिए कि अगर आप सरकार से सुविधा ले रहे हैं और पढ़ रहे हैं, आप फीस में माफी ले रहे हैं, तो आपको वहां पर पहाड़ों में रहना पड़ेगा। इस तरीके के नियम भी बनने चाहिए। कैसे देखते हैं आप इस तरीके के आदेश को? और वास्तव में वहां अभी जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके अंदर किस तरीके के नियमावली लेके आई जाए कि जो बच्चे पास होके जा रहे हैं, जिनका चतुर्थ ईयर हम बोलेंगे, जो चौथा साल या पांचवा वर्ष है, उसमें कहीं ना कहीं पहाड़ों के ऊपर भले ही कुछ भी व्यवस्था हो, लेकिन 1 से 2 साल के बोर्ड उनके साथ होने चाहिए। वो होते हैं अभी भी, लेकिन जब बात आती है पहाड़ पे जाने की तो वो जाता ही नहीं है। जी नीरज जी। जी नीरज जी, मेरी आवाज आ रही है? जी, मुझे लग रहा नीरज जी से बात नहीं हो पा रही। और हमारे साथ प्रदीप, अगर हम बात करें, सरकार ने बीते दिनों कुछ ऐसे निर्णय लिए हैं जो वास्तव में बहुत पहले ले लेने चाहिए थे, लेकिन उसमें देरी हुई, लेकिन अब लिए गए। कहीं ना कहीं संदेश देने की कोशिश है कि अब बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें, जिस तरह आपने भी बोला कि 20 वर्षों में बहुत सारी चीजें सामने आई हैं, प्रदीप, लगातार इस बात की मांग होती रही है कि जो पहाड़ों के अंदर है वो अस्पताल अच्छे हों, पहाड़ों के अंदर मेडिकल कॉलेज आए। ये अलग बात है कि अब की बार जरूर 3 मेडिकल कॉलेज मिले हैं, एक पिथौरागढ़ में और एक रुद्रपुर में मिला है और एक शायद हमें हरिद्वार में मिला है। लेकिन उसके बाद भी अभी बहुत सारी, मैं कहूँगा अभी बहुत सारे कॉलेजों की आवश्यकता है या अस्पतालों की आवश्यकता है। उसके अलावा प्रदीप, सबसे अहम एक बात है कि डॉक्टर पहाड़ पे कैसे जाए। उसके लिए जो वहाँ मेडिकल कॉलेज हैं जो अभी भी चल रहे हैं, चाहे वो किसी का भी हो, चाहे प्राइवेट है, चाहे कुछ भी है, सरकार को कहीं ना कहीं ऐसी नीति उसमें बनानी चाहिए, कुछ सुविधाएं ऐसी देनी चाहिए कि एक बॉन्ड हो कि डॉक्टर हर हालत में पहाड़ के ऊपर जाएगा। कितना मानते हैं आपको कि उसको कितना कारागार सिद्ध हो सकता है हमारे लिए वो? जी प्रदीप। निश्चित रूप में गोस्वामी जी, सरकार या संस्थान को जो बॉन्ड के रूप में जो तमाम, अगर हम अमेरिका, जापान और तमाम देशों की बातें करते हैं, विदेशों की बातें करते हैं,
तो बड़ी बड़ी कंपनियों में, चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनी हो, जो भी हो, उसमें स्पष्ट रूप से जो वेल एजुकेटेड लोग हैं वो स्पष्ट बता देते हैं कि हमारे को इतने टाइम का बाउंड भरवाया गया है। तो ये क्या कारण है कि हमारे उत्तराखंड के अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर ये कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि ब्यूरोक्रेसी की कमी है कि वो उसको इम्प्लीमेंट कराने में नाकामयाब कैसे हो रही है। पुलिस अपनी वर्दी के साथ बंधा हुआ है, पुलिस अपनी वर्दी के साथ बंधा हुआ है, फौजी अपनी वर्दी के साथ बंधा हुआ है, वो बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में उस बर्फीले इलाके में अपनी ड्यूटी जिम्मेदारी के साथ कर रहा है। उसे कैसे खाना मिल रहा है, कैसे वो खाना खा रहा है, वो सब उसको पता है। लेकिन हमारा डॉक्टर, हमारा व्यक्ति, चाहे वो उसमें हमारे शिक्षक है, कई कर्मचारी भी हैं, कि अगर मेरे आगे कुकृति बिष्ट नेगी अगर लगा है तो कम से कम मेरी जिम्मेदारी तो ये बनती है कि मैं अपने उस प्रदेश के उस मुहाने पे ड्यूटी करूं जिस उसके लिए हमारे लोगों ने शहादत दी थी। अब कल जो मुजफ्फरनगर कांड की बरसी पे जब हम उसको श्रद्धांजलि देंगे तो वो राज्य की शहादत इसलिए दी गई थी उनके राज्य के लिए कि ताकि हमारा एक एक जिला ब्लॉक पे हमें वो सुविधाएं मिल जाए। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि उसके लिए कहीं ना कहीं हमारे जनप्रतिनिधि भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितना हम डॉक्टरों पे आरोप लगा रहे हैं। और इसमें कई चीजें हमारे को जिलाधिकारी के ऊपर भी देखना पड़ेगा कि वो अपने जिले के मालिक होते हैं, उसमें क्या कारण है कि वो डॉक्टर किस वजह से, हो सकता है कोई डॉक्टर इस प्रकार की लापरवाही है कि वो उसी के पैरेलल कोई दूसरा काम तो नहीं कर रहे हैं, सरकार का पैसा भी खा रहे हैं और उधर दूसरा अपना दूसरा काम भी चला रहे हैं। तो उन आदमियों की तो बिल्कुल शिनाख्त होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का मामला हो। और सरकार ने जिस प्रकार से, मैं स्वागत करता हूं इस कदम का, चाहे वो विद्युत विभाग में कार्रवाई की या डॉक्टरों पे कार्रवाई की, लेकिन इसमें ये सब चीजें ट्रांसपेरेंसी के साथ होनी चाहिए कि तमाम विभागों की समीक्षा, उसकी जिम्मेदारी उस जनप्रतिनिधि की भी है। मैं यहां तक कह रहा हूं कि हमने ये अभी कोरोना काल की बात करी कि उस विधायक को, जिसको भगवान न करे कोरोना हो गया है, वो अपने ही जिले में इलाज कराए, वो जमीन आसमान का सब अंतर पता लग जाएगा उनको। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है जिस तरह प्रदीप ने उठाया। नीरज जी, आप भी जुड़ चुके हैं। नीरज, ये बताइए कि जिस तरह से पहाड़ के ऊपर चढ़ने से डॉक्टर घबराते हैं और एक बात कहते हैं सुविधाएं नहीं है। भाई, वो सुविधाएं की आप जो बात कर रहे हैं, जब आप लोग जाएंगे सुविधाएं तो तभी बनेगी ना, जब आप नहीं जाएंगे तो सुविधाएं कैसे बनेगी। तो वो बात तो लागू उस पुलिस वाले पे भी होती है, वो बात तो लागू उस मास्टर पे भी होती है, वो तो सबके ऊपर होती है। और अगर फौज के आदमी ये कहना शुरू कर दें कि हम वहां नहीं जाएंगे, वहां तो बर्फ ही बर्फ है जी, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़े सवाल है। तो ऐसे में इस कार्रवाई को कितना उचित आप मानते हैं? जी नीरज जी। जी गोस्वामी जी, देखें, कार्रवाई तो अच्छी हुई है और एक सख्त संदेश देने की कोशिश की है सरकार की तरफ से, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ये कार्रवाई जो है काफी डिले हुई है, बहुत देर से हुई है कार्रवाई। इस कार्रवाई को बहुत पहले हो जाना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाएं किस तरह से बेपटरी हैं और बेहाल हैं, ये छुपा नहीं है। अभी 2017-18 की अगर नीति आयोग की आप रिपोर्ट देख लेंगे तो उसमें उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाओं की पूरी तरह से पोल खुल गई कि हमारे यहाँ किस तरह का स्वास्थ्य सेवाओं का माहौल है, किस तरह से, मतलब उसके इंडेक्स की सूची में हम नीचे आ गए हैं। डॉक्टरों की बड़ी कमी है, उपकरणों की बड़ी कमी है और साधन संसाधन जो है उनकी बहुत बड़ी कमी है। इस तरीके से मतलब कई मानकों के आधार पर जो है नीति आयोग जो है रिपोर्ट तैयार करता है और फिर वो राज्यों की रेटिंग तय करता है। तो जो 17-18 की जो रेटिंग है उसमें हम बहुत नीचे आ गए। पहले से ही हमारी स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी, खासतौर के पहाड़ी क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में हमारी पोजीशन बहुत ज्यादा खराब थी हेल्थ सेक्टर में। और ये कोविड ने, कोरोना काल ने तो हमारे को बिल्कुल जो है हमारी कमर तोड़ के रखी है। और ऐसे में पहले ही हमारे पास डॉक्टर जो है 1/3 है, 1/3 है, और जो 1/3 भी अवेलेबल है, अगर वो भी काम नहीं करेंगे तो कैसे गाड़ी चलेगी। सवाल ये है कि जिस समय आदमी सरकारी सेवाओं में आता है, चयनित होके आता है, तो सारी जितनी भी जो नियम शर्तें होते हैं गवर्नमेंट की, वो मानने के लिए आंख नीचे साइन करता है। किताब जैसा सरकार कहेगी मैं वैसा करूंगा, बस मुझे एक बार नौकरी मिल जाए। और नौकरी मिलने के बाद इन लोगों का एटीट्यूड चेंज हो जाता है। खासतौर पर मैं सोचता हूँ कि डॉक्टरी का पेशा तो ऐसा है जो सीधा सीधा, ठीक है आप प्रोफेशनल भी हो लेकिन आप मानवीय सेवा से जुड़े हुए हो, आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और नियम, कायदे, कानून हर सरकारी कर्मचारी के लिए बराबर है। जैसे आपने कहा कि वो पुलिस पे भी लागू होते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों पे भी लागू होते हैं, और जो हमारे एसेंशियल सर्विसेज हैं, पानी है, बिजली है, डॉक्टर्स के अलावा उन पे भी लागू होते हैं। तो आपको ये इजाजत तो नहीं देती ना सरकार की किस तरीके से आप कायदे कानून का और नियमावली की आप धज्जियां उड़ाएं, आप सरकार को ठेंगे पे रखें। ये जो लोग अनुपस्थित चल रहे थे, ये तो आज से थोड़ी चल रहे हैं, लंबे अंतराल से चल रहे थे। तो सरकार ने तो बराबर इनको मौका दिया, बहुत अवसर दिया, और ये मुझे लगता है कोरोना काल का एक अच्छा अवसर था इनके पास सेवा करने का, जो उस समय ये इस समय पीरियड के अंदर ये सरकार के साथ सहयोग करते, सरकार के साथ आके खड़े होते, एक अच्छा मैसेज भी जाता।
और लेकिन इन लोगों ने नहीं किया, तो सरकार के पास तो कोई चारा था नहीं। मैं तो कह रहा हूँ कि सरकार ने अच्छा काम किया है। सरकार ने एक सख्त मैसेज देने की कोशिश की है। ये सारे के सारे जो पद थे पब्लिक सर्विस कमीशन के थे, मुख्यमंत्री जी ने अपने स्तर से इन पदों को जो है इनकी सेवाओं को समाप्त करके पब्लिक सर्विस कमीशन को मेरे ख्याल प्रपोजल भेज दिया या भेज देंगे। तो ये ठीक सरकार ने मैसेज, और बाकी जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, जो बाकी हमारे डॉक्टर्स हैं जो कायदे कानून की धज्जियां उड़ाते हैं, उनके लिए भी एक सख्त संदेश है और संदेश देना भी चाहिए। लेकिन ये कि इसका दूसरा पार्ट ये भी है कि डॉक्टरी पेशा एक ऐसा है कि वो हर हालत में अपने परिवार को और तमाम चीजों को दाव पे लगाकर, अपनी जान की बाजी को दाव पे लगाकर, जैसे हम कोरोना काल में देख रहे हैं डॉक्टर काम कर रहे हैं, तो उनको जो साधन जो सुविधाएं चाहिए वो सरकार का भी फर्ज बनता है, सरकार की भी जिम्मेदारी। बिल्कुल वो फर्ज भी बनता है सरकार का। बिल्कुल नीरज, आपने सही बात कही है कि वो सरकार का भी फर्ज है कि वो उस तरीके की सुविधाएं उस जगह दे जिस जगह वो डॉक्टरों को भेजना चाहते हैं, जिस जगह। और हम तो कहते हैं डॉक्टर ही कि कोई भी अधिकारी अगर पहाड़ पे जा रहा है तो उसे सुख सुविधाएं उस तरीके की मिलनी चाहिए, उस तरीके के स्कूल वहां होने चाहिए। क्योंकि एक तरफ तो हम बहुत बड़ा हल्ला मचाते हैं कि प्लान, लेकिन उसके अलावा हम ये नहीं देखते कि वास्तव में उस प्लान के पीछे की कहानी क्या है। और यही एक बात है जो हर बार खड़ी होती है। अगर प्रदीप जी, अगर हम देखें लगातार, अब क्या आपको नहीं लगता कि अब समय आ गया है, क्योंकि 20 वर्ष हो गए हैं, बहुत होता है। इन 20 वर्षों में भी बहुत, जब स्थिति इस तरीके की आती है तो बड़ा दुख होता है कि हम कह रहे हैं कि युवा हो रहा है उत्तराखंड, लेकिन युवा उत्तराखंड के अंदर अभी भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम ये कहेंगे कि वो बचपने से बाहर ही नहीं निकल पा रही। क्या आप समय नहीं आ गया प्रदीप की एक लिस्ट बने, एक सूची बननी चाहिए उन अधिकारियों की, चाहे वो पुलिस के हैं, चाहे डॉक्टर के हैं, और चाहे प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो लोग बहुत समय से, मैं कहूंगा जब से नौकरी उन्होंने ज्वाइन की है, वो लोग देहरादून और आसपास के जिलों में जमे हुए हैं। अगर कार्रवाई शुरू हुई है तो कहीं ना कहीं सरकार को उनकी भी एक सूची बनाकर सार्वजनिक करनी चाहिए कि ये लोग जब से नौकरी में हैं तब से ये यहीं डटे हुए हैं और अब इनको भी पहाड़ पर चढ़ाने की तैयारी की जाएगी। क्योंकि जब भेदभाव होता है तो फिर सवाल फिर खड़े होते हैं कि हमारे साथ तो कार्रवाई हो गई, लेकिन ये लोग जो यहीं जमे बैठे हैं उनके लिए तो कुछ भी नहीं है। जी प्रदीप जी। निश्चित रूप में ये एक, मैं फिर पुनः इस बात को रिपीट करूंगा कि ये जनप्रतिनिधि से लेके एक आम सामान्य कर्मचारी से लेके और एक वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट के लिए भी बिल्कुल ये नियम लागू होता है। लेकिन उसके लिए एक मंशा बनानी पड़ेगी, सरकार को एक जो है एक लाइन खींचनी पड़ेगी और बड़ी लकीर तभी खींची जाएगी। 20 साल एक राज्य के लिए बहुत होते हैं और 20 वर्षों में भी अगर हम इस इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं ठीक कर पाए तो ये प्रदेश दिन प्रतिदिन और पीछे होता चला जाएगा। आप ये देखिए कि भगवान न करे अगर वो परिसीमन जिसकी हम मांग उठा रहे हैं, अगर वो परिसीमन नहीं रुका तो हम और पीछे चले जाएंगे। आप ये देखिए कि जिस प्रकार से विद्यालय लगातार सरकारी घटते जा रहे हैं, हर आदमी सुख सुविधा भोगी होता जा रहा है, लेकिन सरकार को एक इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाना पड़ेगा और उन अधिकारियों में से कुछ टीम सेलेक्ट करनी पड़ेगी। जो मंगेश घिल्डियाल जैसे अधिकारी लाने पड़ेंगे कि उसमें से उत्पल कुमार जैसे चीफ सेक्रेटरी लाने पड़ेंगे, राधा रतुड़ी जैसे लाने पड़ेंगे कि वो एक डाटा बनाए। हमें अच्छे जिलाधिकारी, अच्छे जो कर्मचारी हमें छांटने पड़ेंगे, शिक्षक छांटने पड़ेंगे कि उनके सुझाव पे, और आम जनता से भी सुझाव मांगे जाएं। मैं कह रहा हूं पॉलिटिकल पार्टियों से भी सुझाव लें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें हमें मूलभूत ढांचा अपने घर से शुरू करना पड़ेगा। जब मेरे जनप्रतिनिधि या मेरे मंत्री पूरे 13 जिलों में अपने उस विभाग को एक ही नजर से देखेंगे तो मैं समझता हूं अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों पे सब पे प्रभाव पड़ेगा और सरकार की छवि भी सुधरेगी। और एक जनप्रतिनिधि वो जीत रहे चमोली से, मकान बना रखा है या डिफेंस कॉलोनी में, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। वो ब्लॉक प्रमुख बन रहे हैं, बाद में वो प्लॉट देख रहे हैं। यहाँ पहले तो हल्द्वानी, देहरादून तो इसी चीज से भर गया, यहाँ पे रुद्रपुर तो सारा इसी से भर गया, काशीपुर तो इसी से भर गया। भाई ये यहाँ के जो आम जनमानस है उसके लिए अब हम यहाँ देखिए कि अगर उत्तराखंड के अंदर कई ऐसी योजनाएं अटकी पड़ी हैं हमारे पास जमीन न होने की वजह से, क्यों? उनके लिए कई जगह तराई के क्षेत्र में जमीन चाहिए, लेकिन क्या है कि हमारे पे पहाड़ पे तो जमीन है लेकिन वहां इंफ्रास्ट्रक्चर हम खड़ा नहीं कर सकते हैं वहां पे उसको, तो उसमें हमारे जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी ज्यादा है। और एक डॉक्टर, आपको जब सबसे पहले 10 से 50 हजार रुपए में आपको डॉक्टरी करने को दी गई तो आपने झूठ कैसे कहा सरकार से कि हम डॉक्टरी करेंगे और 4 साल सेवा देंगे वहां? आपने डॉक्टरी करी, वो कह रहे अब तो हम 50 लाख भी देने को तैयार है, हमारी डॉक्टरी तो पूरी हो गई। तो कहीं ना कहीं उस पर अगर सजा का प्रावधान होता, ऐसा एक्ट होता कि ये डॉक्टरी फेल हो जाएगी, आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, तो मैं समझता हूं कि वो बाउंडेशन उनके लिए कंपलसरी हो जाती। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं बाउंडेड करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं उनको बताना पड़ेगा कि अगर आपने सेवाएं नहीं दी
तो आपके खिलाफ कार्रवाई भी होगी और ये जो आपकी डिग्री है ये शून्य मान ली जाएगी। नीरज जी, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कि बहुत सारी चीजों में कहीं ना कहीं सख्त संदेश अगर आप उनको अब इस तरीके से कह रहे हैं कि आपकी सेवाएं समाप्त कर दी गई, तो उन पर क्या फर्क पड़ा? वो तो प्राइवेट प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन अगर ये कहा जाता कि आपकी डिग्री वैलिड नहीं है, तो उनकी मजबूरी हो जाती थी कि वो पहाड़ के अंदर आकर, ऊपर आकर अपना कार्य करते। ये एक डर था, वो डर जो है वो नहीं दिखा। तो एक सवाल तो सबसे बड़ा ये होता है कि कहीं ना कहीं इस तरीके के भी निर्णय लेने चाहिए, जिस तरह प्रदीप ने भी बोला है कि हमें हर हालत में ऐसे कानून रखने पड़ेंगे कि अगर आपको पहाड़ पर जाने में ऐतराज है तो फिर आप इस डिग्री को छोड़ दीजिए, आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अगर सख्ताई नहीं होगी तो आज जो निर्णय हुआ है उसका मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा असर इन लोगों पे पड़ेगा। ये तो चाहते ही थे कि इनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाए और अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस ये शुरू करें, क्योंकि बहुत बड़ी बात है इतने सारे डॉक्टरों को एक साथ निकाल देना। लेकिन क्या उनके ऊपर इस चीज का कोई असर पड़ेगा, ये एक बड़ी बात है। नीरज जी, गोस्वामी जी देखो, ये बात तो आपने ठीक कही कि उनका बैकग्राउंड इतना सॉलिड हो जाता है जब ये लोग गवर्नमेंट प्रैक्टिस में भी रहते हैं कई सालों तक, तो साथ साथ ही आपने देखा होगा जब ये गवर्नमेंट प्रैक्टिस करते हैं तो साथ ही साथ में जो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी शुरू कर देते हैं, चाहे वो पार्ट टाइम घर पे शुरू कर देते हैं। और वही होता है कि वो आगे अपने फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं कि 5 साल 10 साल 15 साल नौकरी कर ली, या अगर पूरी भी नौकरी कर ली तो उसके बाद प्राइवेट प्रैक्टिस में जाना ही है। और बहुत सारे लोग तो स्वेच्छा से ही जब उनकी प्राइवेट प्रैक्टिस अपनी घर पे इतनी जम जाती है तो उनके पास इतना समय नहीं होता और सरकारी नौकरी को छोड़ देते हैं। वजह यह है कि सरकारी नौकरी में उनको इतना मेहनताना नहीं मिलता जितना प्राइवेट प्रैक्टिस में उनको मेहनताना मिलता है। तो ये लोग तो खुश रहते हैं, ये बात ठीक है, उनकी सेहत पे इतना फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि उन्होंने इतने समय के अंतराल के बीच में अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस को जमा लिया होगा। और एक इनका ट्रांसफर पोस्टिंग पे ना जाने का कारण भी यही रहता है कि जिस जनपद में इनकी पोस्टिंग रहती है वहां पर साथ साथ इनकी प्राइवेट प्रैक्टिस जम जाती है। और इनको ये लगता है कि अगर हम दूसरे जनपद में जाएंगे तो जो हमारे जो अपने पेशेंट हैं, जो हमारी प्राइवेट प्रैक्टिस है वो फिल हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो ये एक बड़ा कारण है। दूसरी बात आपने कही कि इनकी सेहत पे फर्क पड़ने वाला नहीं है, मैं मानता हूँ। ये कहा है कि इनकी डिग्रियां जो हैं वो निरस्त होनी चाहिए, इस तरह का कानून बनना चाहिए। अब ये मुझे लगता है कि ये तकनीकी पेच है, कानूनी पेच है कि राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में ये सब चीजें आती ही नहीं आती कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो है ना वो MBBS और MS की सीटें वो वैकेंट करता है, एडमिशन उनके बिहाफ पे होता है और जो डिग्री मिलती है वो भी उनके बिहाफ पे मिलती है। तो हम इतना तो कर सकते हैं कि जब ये लोग नौकरी में आते हैं इनकी डिग्री वगैरह और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो सारे बाउंड करके अपने पास रख लें, बंधक बना के रख लें और एज पर सर्विस कंडीशन। और अगर ये सर्विस कंडीशन का उल्लंघन करते हैं तो हम वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह डिग्री वगैरह ना दें इनको, ताकि ये दूसरी जगह पे ना जा सके। लेकिन निरस्त करने की बात, उनको खत्म करने की बात जहां तक है वो मुझे नहीं लगता कि, जहां तक मेरी जानकारी में, कि राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, ये केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में। बिल्कुल। नीरज एक और सवाल, क्योंकि समय भी कम है और एक बात बहुत अहम हो रहा है कि जिस तरह से लगातार पुलिस के अंदर भी इस तरीके की बातें होती रहेंगी, कुछ लोग पहाड़ पे चढ़ना ही नहीं चाहते और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो शायद आज तक चढ़े भी नहीं, 1-2 लोग तो ऐसे हैं जो हमेशा यहीं जमे हुए हैं। उन पर भी कुछ ना कुछ इस तरीके के नियम कायदे बनने चाहिए, क्योंकि चाहे डॉक्टर हो, चाहे पुलिस हो और चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी, हम फिर वही कह रहे हैं, कोई भी हो, क्योंकि कुछ नाम ऐसे हैं, समय रहते जल्दी हम उन चीजों को भी उजागर करेंगे कि कौन लोग कितने कितने दिनों तक कहां पर जमा रहा है, क्योंकि ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात रही है। क्योंकि दोनों, अगर हम पुलिस की बात करें तो पुलिस भी और डॉक्टर भी सीधा सीधा आम आदमी को प्रभावित करता है। नीरज जी। गोस्वामी जी, बड़ी अहम बात कही आपने, बल्कि मैं इसमें पुलिस डॉक्टर क्या, मैं इसमें प्रशासनिक अधिकारियों को और दूसरे तमाम महकमे के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको भी इसमें इंक्लूड करना चाहूंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि एक चीज में बहुत बड़ा सुधार चाहिए जो पिछले 20 वर्षों में हुआ नहीं। वो शायद खंडूरी जी के जमाने में शायद एक बात उठी थी, बात उन्होंने कोशिश की थी बनाने के लिए, कि पारदर्शी ट्रांसफर पॉलिसी बननी चाहिए। जितनी पारदर्शिता से वो बने उतनी पारदर्शिता और उतनी सख्ती से ट्रांसफर पॉलिसी को लागू भी होना चाहिए, जो कि हमारे राज्य में नहीं है बिल्कुल। वो जब तक नहीं बनेगी, बिल्कुल उसमें सख्त कायदे कानून नहीं होंगे, नियम नहीं होंगे उसके अंदर, और उसको हम सख्ती से इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तब तक इन सब चीजों में सुधार नहीं हो सकता। जब तक ये भेदभाव और भाई भतीजावाद
वही आपने जो बात अभी शुरू में कही कि एक व्यक्ति तो 20-20 साल तक जो है अपनी आधे से ज्यादा सर्विस जो है मैदानी जनपदों में देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधमसिंह नगर में काट देता है। बिल्कुल, और कुछ तो ऐसे हैं जो पति पत्नी दोनों ही पोस्टिंग पे आज तक रहे हैं वहीं पे, और देहरादून हरिद्वार में ही उन्होंने पूरा समय निकाल दिया, वहीं सब कुछ बन गए, वो वहीं आए थे, वहीं से उनका प्रमोशन भी हो गया और आज भी वहीं जमे बैठे हैं। ऐसे भी बहुत सारे लोग वहां हैं। तो ऐसी चीजों पर भी अंकुश लगना चाहिए। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि समय कम है और आपने जिस तरह अपना कीमती समय हमें दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक कुछ ऐसे विषय हैं जिसपे सरकार को इसी तरह जिस तरह का निर्णय अब लिया है, ऐसे ही निर्णय उन लोगों के ऊपर भी लेने चाहिए जो लोग आज तक पहाड़ पर चढ़े ही नहीं है, या वो लोग जो आज भी केवल और केवल जो 3 हमारे जनपद हैं, बल्कि हम कहेंगे 4 जनपद हैं, वहीं घूमते रहे। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो केवल 2 जनपदों में ही घूमते रहे, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो पुलिस के अधिकारी हो, चाहे वो कोई प्रशासनिक अधिकारी हो। हर एक की प्राथमिकता आखिर इन्हीं जनपदों में क्यों, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है और सरकार को इस पर भी ठोस कदम उठाने चाहिए। आज सत्ता के टेम्परेचर में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।